बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मूल चीज इसमें कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंस्पेक्शन और सुपरविजन, उस अवधारणा को आपने समझा भी होगा। एक बार देखिए फिर मैं आपको बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मूल चीज इसमें अर्थ में ही समाहित है। एक तो कौन सा शब्द था हमारे पास? निरीक्षण। कौन सा शब्द था? निरीक्षण। और दूसरा पर्यवेक्षण। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? जांच करना या अवलोकन करना। इसका क्या अर्थ है? सूक्ष्म जांच करना। जांच तो यहां भी है देखिए, या हम अवलोकन। दूसरा देखिए इसके अंदर और क्या था? त्रुटि या कमियों का पता लगाना, त्रुटि या कमियों या कठिनाइयों का पता लगाना। बट यहां क्या होता था? यहां पर देखिए विकास व सुधार का प्रयास करना, ये काम था इसमें। यानी कहने का मतलब इसमें क्या है? सुधार पॉजिटिव, इसमें कमियां यानी नेगेटिव भाव। ये पद्धति चलती थी अंग्रेजों के समय, और स्वतंत्र भारत में इसकी जगह जिस शब्द को अपनाया गया उस शब्द का नाम क्या है? पर्यवेक्षण। हम जो पढ़ रहे थे किसको पढ़ रहे थे? पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण और इसके अर्थ को याद करने की सिंपल सी बात है, दोनों में जांच या अवलोकन करना। क्योंकि जब देखिए शिक्षा में आते हैं तो हम क्या कहते थे? इसको शैक्षिक, और इसके आगे भी क्या लगाते थे? शैक्षिक। अब यहां क्या हो जाएगा? शैक्षिक कार्यों की जांच करना। यहां भी क्या कहेंगे? शैक्षिक कार्यों की सूक्ष्मता से जांच करना और उनके विकास और सुधार के प्रयास करना। बट यहां क्या कहेंगे? शैक्षिक कार्यों की जांच या अवलोकन करना और उनकी कमियों को निकालना। यानी यहां सुधार होगा तो डर और भय की वजह से होगा, लेकिन यहां सुधार डर और भय की वजह से नहीं होगा। वास्तव में हम किसी कार्य को नए तरीके से भी कर सकते हैं, उसका प्रयास किया जाता है सुधार के रूप में। तो हमने इसकी परिभाषा लिख ली थी, अब इसकी विशेषताएं लिखिए। हेडिंग डालिए पर्यवेक्षण की विशेषताएं। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। देखिए पर्यवेक्षण अपने आप में एक दर्शन है। पर्यवेक्षण क्या है? एक दर्शन है, दर्शन आधारित। कैसा दर्शन है? सुधारात्मक। कैसा दर्शन है? सुधारात्मक, सहयोगात्मक और एक तरह से विकास का। दूसरी बात कही गई है जब ये दर्शन है तो ये दर्शन आया कौन सी पद्धति पर? लोकतांत्रिक। कैसा दर्शन है? लोकतांत्रिक। तो इसका मतलब किस पर आधारित? लोकतंत्र पर। दूसरा इसमें है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का क्या है? इसमें जो भी काम किया जाता है क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तीसरा देखिए नकारात्मक भाव नहीं है, रचनात्मक। क्या इसमें? रचनात्मकता है। दोबारा देखिए एक दर्शन है लोकतांत्रिक दर्शन जिसे हम कहते हैं। लोकतांत्रिक का मिलजुल कर काम करना, अधिकारी भी आएगा। भाव कैसे मित्रता की? वो कहता है ज्यादा धमका नहीं, वो कहता नहीं आपको इस काम को इस तरह से करना चाहिए ताकि आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आता है वैज्ञानिकता। रचनात्मकता को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता भी कहते हैं। क्रिएटिविटी की बात कही गई है देखिए इसके अंदर। और देखिए इसके अलावा इसके अंदर देखिए जो भाव होते हैं वो किसके होते हैं? प्रेरणा के। वहां प्रेरणा के भाव नहीं थे, यहाँ किसके हैं? प्रेरित किया जाता है इसके अंदर प्रेरणा। दूसरा देखिए सहयोग, और अधिकारी क्या देता है? यहाँ पर परामर्श। ये भाव होते हैं इसके अंदर। देखिए प्रेरणा है, सहयोग है, परामर्श पर आधारित। लिखो आपकी विशेषताएं ये एक एक करके। नंबर 1 पर्यवेक्षण दर्शन पर आधारित। पर्यवेक्षण दर्शन पर आधारित। पर्यवेक्षण दर्शन पर आधारित। दर्शन पर आधारित। दूसरी विशेषता पर्यवेक्षण लोकतंत्र पर आधारित। लोकतंत्र पर आधारित। तीसरी विशेषता पर्यवेक्षण वैज्ञानिकता पर आधारित। अगली विशेषता पर्यवेक्षण रचनात्मकता या सृजनात्मकता पर आधारित। रचनात्मकता या सृजनात्मकता पर आधारित। उसके बाद लिखिए पर्यवेक्षण प्रेरणात्मक, सहयोग व परामर्श पर आधारित। अगला लिखो पर्यवेक्षण सुधारात्मकता पर आधारित। एक मिनट, ये तो था पर्यवेक्षण रचनात्मक या सृजनात्मकता पर आधारित। उसके बाद क्या था? प्रेरणात्मक, सहयोग व परामर्श पर आधारित। अगला लिखिए पर्यवेक्षण सुधारात्मकता पर आधारित। और लिखिए व्यावसायिक नेतृत्व। क्या प्रदान करता है? ये व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करता है। उसके बाद लिखिए तकनीकी ज्ञान पर आधारित। तकनीकी ज्ञान पर आधारित। तकनीकी ज्ञान पर आधारित। और अंत में लिखो प्रगति करने वाला। पर्यवेक्षक कैसा है? प्रगति करने वाला। एक बार फिर बात कर लेते हैं। देखिए जो मेन शब्द है आप अंडरलाइन कर लेना उन चीजों की, पूरी लाइन याद करके रहती भी नहीं है। मूल रूप से देखिए तो क्या है? ये पर्यवेक्षण एक नई अवधारणा है, नया दर्शन आया है। किसी जगह निरीक्षण की जगह कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? हम पर्यवेक्षण का करते हैं। उसके बाद ये दर्शन किस पर आधारित है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना, मिलजुल कर कार्य को करना, क्या कहलाता है? लोकतंत्र। उसके बाद वैज्ञानिकता, क्रमबद्ध कार्य किया जाता है इसके अंदर। फिर आता है रचनात्मकता, क्योंकि इसमें सीधा किसी देखिए रचनात्मक कार्य को बल दिया जाता है, यानी प्रोत्साहन दिया जाता है इसमें कर्मचारियों को, क्योंकि वो विनाशात्मक था तो ये कैसा है? रचनात्मक है। फिर आता है प्रेरणात्मक, सहयोग, परामर्श पर आधारित। सुधारात्मक, क्योंकि इसके मूल भाव में क्या है? सुधार करना। यानी पूछा जाए आपसे पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। सीधा सा देखिए इसका मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में क्या करना? सुधार। फिर उसके बाद व्यावसायिक नेतृत्व, जो व्यवसाय कौन सा? अपना शैक्षिक। पर्यवेक्षक देखिए उसके कारण क्या आता है? उसके नेतृत्व में विकास होता है। फिर आता है तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान या हम देखिए यहाँ पर कहते हैं सेवा। पर्यवेक्षण अपने आप में क्या है? एक तकनीक है। अगर इसकी नॉलेज है तो आप पर्यवेक्षण करेंगे, या तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या करते चले जाओगे? निरीक्षण करके चले जाओगे आप, कमियों को इनको निकालना। क्योंकि पर्यवेक्षण करना भी अपने आप में क्या है? कला। और ये तभी कर पाओगे जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा उस चीज का कि सुधार करना है तो कैसे करना है। अब अंग्रेजी पढ़ानी, अंग्रेजी का ज्ञान हो शिक्षक को जो आया है देखिए जांच करने के लिए, तभी तो बता पाएगा कि आपको कैसे कैसे सुधार करना। अगर उसको उस विषय की नॉलेज ही नहीं है तो कर पाएगा क्या सुधार? नहीं कर पाएगा। फिर देखिए प्रगति करने वाला। क्या है ये? प्रगति करने वाला। नीचे नोट लगा के लिखो, ये लाइन पूछी जाती है अक्सर। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, यह है मूल उद्देश्य इसका। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। अब एक बात बताओ, पहले अपने ये चल रहा था निरीक्षण, इसको हटाकर ये पर्यवेक्षण क्यों लाए हम? इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? ये बताना है आपको। कंसेप्ट समझ में आया है तो आप बता सकते हो, नहीं आया है तो नहीं बता पाओगे। बताओ चलो। क्योंकि ये कमियां बताता था और हम चाहते थे कमियां मत बताओ, कमियों को सुधारा कैसे जा सकता है ये बताओ। इसलिए इस अवधारणा की जरूरत थी हमें। शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, शिक्षक को स्वतंत्रता देना। यार बेचारे कोई स्वतंत्रता नहीं थी निरीक्षण में, डरा रहता था अधिकारी के नाम पर, डर और भय पैदा रहता था, बट इसके नाम से वो नहीं करता है।
इसके नाम से क्या होता है कि कमियां हैं तो जरूर सुधार के जाएंगे और उसको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करना, सुधारना, और शिक्षक की कार्य कुशलता में क्या करना, वृद्धि करने के लिए देखिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो लिख लो पर्यवेक्षण की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पर्यवेक्षण की आवश्यकता। नंबर एक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। नंबर एक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीएलपी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। बिंदु नंबर 2, शिक्षक की कार्य कुशलता, शिक्षक की कार्य कुशलता एवं स्वतंत्रता में विकास करने के लिए। यानी इसमें शिक्षक को क्या मिलती है, छूट मिलती है काम करने की। और लिखिए शिक्षक को, तीसरा पॉइंट, शिक्षक को परामर्श कोमा सहयोग व मार्गदर्शन के लिए, सहयोग व मार्गदर्शन के लिए। अगला बिंदु, नवाचार व कौशलों का विकास करने के लिए, इनोवेशन एंड स्किल, नवाचार व कौशलों का विकास करने के लिए। बाकी चीजें तो देखिए यहीं से छोटी छोटी चीजें हम लिखे, लोकतांत्रिकता, वैज्ञानिकता, रचनात्मकता को प्राप्त करने के लिए, और लिख सकते हैं सुधार करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। बातें वही घूम फिर के मूल भाव समझ में आ जाती है, चाहे आप उद्देश्य लिखो तभी यही है, मैं तो लिखोगे, लेकिन दो चीजें हमेशा साथ चलती हैं। एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है वो किसमें बदल जाती है, महत्व में। एक होता है आवश्यकता, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो किसमें बदल जाती है, महत्व रूप बदल के लिखते हैं, बाकी वही होती है सेम चीजें। इसलिए हम सारी चीजों को किसमें लिखते हैं, ज्यादातर विशेषताओं में। अब लिखो इसके बाद पर्यवेक्षण का कार्यक्षेत्र, पर्यवेक्षण का कार्यक्षेत्र, पर्यवेक्षण का कार्यक्षेत्र। दो कार्य बताए गए हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा। देखिए एक कार्य तो बताया गया निदानात्मक क्षेत्र और एक मार्गदर्शन। दो क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र बताए गए हैं, दो क्षेत्र बताए गए हैं, एक तो निदानात्मक है और दूसरा कौन सा है, मार्गदर्शन। दो कार्य क्षेत्र हैं, एक एक की बात कर लेते हैं। निदानात्मक, निदानात्मक रूप में देखिए निदान किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोसिस। देखिए चिकित्सा विज्ञान से लिया गया एक शब्द जिसका नाम है निदान। निदान का अर्थ होता है रोग के लक्षणों का पता लगाना। यहाँ रोग नहीं, कठिनाई या समस्याओं का पता लगाना। तो यहाँ जो देखिए पर्यवेक्षक आता है वो कठिनाई या समस्याओं का पता लगाता है, जो निर्देश दिए सरकार ने उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको डायग्नोसिस करना। उसको क्या करना, डायग्नोसिस। यहाँ देखिए तीन कार्य किए जाते हैं इसमें। जो डायग्नोसिस होता है निदान में कितने कार्य होते हैं, तीन अधिकारी एक कार्य करता है, कक्षा कक्ष शिक्षण का। क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी टीचिंग का देखिए निदान करेगा, टीचर बैठ जाएगा, टीचर पढ़ाता रहेगा, उसकी पूरा डायग्नोसिस करेगा, क्या कमियां हैं उस शिक्षक में, उसको पढ़ाने फिर उन्हें सुधार करवाएगा। दूसरा देखिए कक्षा कक्ष के अंदर ही एक कार्य और होता है, बच्चों का गृह कार्य। एक अलग से परफॉर्म आता है गृह कार्य चेक करने का, बच्चों को जो गृह कार्य कितने समय बाद दिया जाता है, कितने बाद जांचा जाता है, जो बच्चों की त्रुटियां हैं उनको निकाली जाती है नहीं, उनको बच्चों को लिखवाया जाता है नहीं, पूरा परफॉर्म होता है 20-22 लोगों का, और उसको हम कहते हैं गृह कार्य का निरीक्षण। पहला तो निरीक्षण किसका होता है, कक्षा कक्ष शिक्षण का, यहाँ देखिए इसको डायग्नोस किया। और दूसरे नंबर पर गृह कार्य को, और तीसरा इसमें दिया है शिक्षक के कार्य, क्योंकि पढ़ाने के अलावा शिक्षक और भी काम करता है। शिक्षक के कार्य जैसे परीक्षा प्रभावी बना दिया, कुछ और बना दिया, बहुत सारे काम होते हैं। तो तीन चीजों को डायग्नोसिस किया जाता है, एक तो कक्षा कक्ष शिक्षण, दूसरा गृह कार्य और तीसरा शिक्षक के कार्य। उसके जो भी कार्य दायित्व दे रखे उनकी पालना करता है या नहीं, ये डायग्नोसिस करना किसका काम है, पर्यवेक्षण करता है। एक ये फील्ड हो गया। दूसरा देखिए मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है, उसे निर्देश देना, जो समस्याएं हैं उनको बताना। तो देखिए यहाँ अगर जो मार्गदर्शन का काम करता है इसमें भी कुछ बिंदु, एक तो व्यावसायिक क्षेत्र में बताएगा उसे, भाई व्यवसाय को गणित का है तो गणित में बताएगा, विज्ञान का है तो विज्ञान के क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र में। दूसरा देखिए उसके व्यक्तित्व के बारे में, शिक्षक के जो गुण दोष हैं उनके बारे में, शिक्षक के गुण दोषों के बारे में बताएगा, इनकी जांच करेगा कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, जांच करके किसमें आता है, मार्गदर्शन देगा। देखिए क्षेत्र या देखिए शिक्षण में होने वाले सेमिनार वगैरह या वर्कशॉप या कोई और नवाचार है उन क्षेत्रों के अंदर देखिए नवाचार, इनमें देखिए उनको बताएगा कि आप यहाँ अपने इस विषय को पढ़ सकते हैं, इन सेमिनारों में भाग ले सकते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके क्षेत्र में मार्गदर्शन करना उसका शिक्षक का, क्या आपने ये कमियां हैं, ये गुण है या ये दोष है, उसमें क्या करना, मार्गदर्शन। व्यवसाय की उन्नति के लिए क्या करना, मार्गदर्शन करना। तो देखिए जांच तो कितनी होती है, तीन, बाकी तो क्या करता है, मार्गदर्शन ही करता है। तो कार्यों को कितने भागों में बांट देना, क्षेत्र को कितने भागों में बांटा, हमने दो भागों में बांटा, याद करने में भी बड़ी आसानी रहती है, एक तो डायग्नोसिस और दूसरा मार्गदर्शन के रूप में। बता लीजिए आप। बताया नहीं मैंने, ऐसा दंड का प्रावधान बताया है, नहीं बताया। एक ही चीज होती है, दंड जो होता है ना विभाग में, अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्यवाही का मतलब सबसे पहले बताओ अनुशासन क्या है। बताया नियम और शर्तों की पालना करना क्या है, अनुशासन। अगर आप नियम और शर्तों की पालना नहीं करते हो, अनुशासनहीनता। आपको सरकार ने निर्देश दिया कि उनकी पालना करते हो, ठीक नहीं करते हो, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। वो उसे आपके 100 कुछ नोटिस देगा आपको, पहले कारण बताओ नोटिस, 100 कुछ नोटिस। उसमें पूछेगा कि भाई आपने ये गलती करी, तो आपको पहले अपना पक्ष रखने का मौका देता अधिकारी, आप इसका जवाब लिखित में दो। आप उसका जवाब लिखित में, अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि हाँ इसने जानबूझ के नहीं की, तब तो रफा दफा हो जाएगा। अगर उसको लग जाता है कि नहीं ये गलती की है, तो फिर उसकी जांच बिठा देगा। वो लंबी प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया चलेगी, जांच अधिकारी आएंगे, उस चीज को जांच करेंगे और लोगों के स्टेटमेंट को लिखित में लेंगे। जैसे आपके स्टाफ से नहीं बनते, सारे स्टाफ आपके खिलाफ लिख के देगा तो कार्रवाई तो होगी। इसलिए बना के रखना चाहिए स्टाफ से, अपने साथियों से बिगाड़ के भी नहीं रखना चाहिए। कई बार आवश्यकता पड़ जाती है इन चीजों की। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं पर्यवेक्षण के प्रकार से पूछे जाते हैं, ये है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। लिखो पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो वर्गीकरण देखिए जो किया गया है संख्या के आधार पर, दूसरा भूमिका या दृष्टिकोण के आधार पर, रोल यानी भूमिका व नजरिया दृष्टिकोण के आधार पर। दो आधार पर वर्गीकरण आता है, एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा भूमिका यानी दृष्टिकोण, या हम कहते हैं नजरिया और भूमिका दोनों के आधार पर। बनाइए पर्यवेक्षण की संख्या के आधार पर। अगर अकेला पर्यवेक्षक आता है
जांच करने के लिए तो हम कहते हैं व्यक्तिगत, और एक नहीं, एक के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, विषय विशेषज्ञों को साथ लाता है, तो गणित की जांच करना गणित अच्छी है तेरी, चलो आपको लाइब्रेरी की जांच करनी है, लाइब्रेरी को साथ ले लिया, बाबूजी के कार्यालय की जांच करनी है, बाबूजी को साथ ले लिया, तो ऐसे विषय विशेषज्ञों का क्या बन जाता है, पैनल। क्या बनाया जाता है, पैनल। तो दो तरह की होगी संख्या के आधार पर, एक तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, नाम से ही पता लगता है इसमें एक ही आता है पर्यवेक्षक और जांच करता है, या कोई एक्सपर्ट नहीं आते हैं। दूसरा होता है पैनल, पैनल पर्यवेक्षण, ये पर्यवेक्षण कई दिनों तक चलता है, बाल की खाल निकालता है, अच्छो अच्छो डर लगता है इस पैनल से, क्योंकि हर व्यक्ति विषय विशेष लगाते हैं, एक समूह आता है यहाँ, और समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और वो उन कार्यों की जांच करते हैं, 10 दिन तक भी चल जाती है जांच, जब तक सारी जांच नहीं हो जाती। पैनल जांच होती है, और पैनल जांच किसी ना किसी स्कूल की होती रहती है, कई बार कोई जिला शिक्षा अधिकारी से बिगाड़ लेता है, ठीक है, अब तो कुछ नहीं कहेगा अधिकारी, लेकिन बाद में देखिए कुछ दिन बाद एक जांच भेज देगा आपके स्कूल के अंदर, चलो इनकी जांच करवाओ सारी, और जांच में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लपेट लेगा वहीं पर, नहीं वो निरीक्षण नहीं करेगा, और उसे करवाएगा, और सारी चीज को जहां भी कमियों की रिपोर्ट बनेगी फिर देगा उनको, बाद में। इसलिए तो कहते हैं अधिकारियों से हमेशा बना के रखो, पता नहीं कब कौन सी बात का क्या इसकी कसर बारिश को निकाल लेते हैं। भाई आज तो देखिए हो सकता है कि आप कपड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन हर दिन बारिश थोड़ी होती है, तो इसलिए देखिए ये चीज, और अधिकारी तो कैसा भी हो, कहते हैं ना कि चोर माटी का ही हो, लेकिन अधिकारी का व्यक्ति में सत्ता थोड़ी होती है, सत्ता तो किसमें है, पद में होती है। तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत, तो यहाँ कैसा है पैनल, व्यक्तिगत में क्या होता है, एक ही पर्यवेक्षक आता है, लिखो इसमें यही पर्यवेक्षक, या अलग से लिखो, चलो अलग से लिखा देंगे, यही लिखो लिखो, एक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण। दूसरा पैनल, पैनल शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट या लघु समूह, पैनल शब्द का अर्थ क्या है, विशिष्ट या लघु समूह, अर्थात विषय विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा पर्यवेक्षण, अर्थात विषय विशेषज्ञों के समूह द्वारा पर्यवेक्षण करना, पहले तो लिखा हमने अर्थ, और फिर उसके बाद विषय विशेषज्ञों द्वारा क्या करना, पर्यवेक्षण करना। अब चलो ये इंपॉर्टेंट आता है, ये कई प्रकार का है, देखिए बटकी ने इसे 5 भागों में बांटा था, एक विद्वान थे जिनका नाम था बटकी, इस पर्यवेक्षण का वर्गीकरण किया था इन्होंने। ये कौन कौन से होते हैं देखिए आप, एक होता है क्लिनिकल, क्लिनिकल पर्यवेक्षण नंबर 1। दूसरा देखिए इसके अंदर आता है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, एक आता है इसमें वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, एक आता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, फिर उसके बाद एक आता है रचनात्मक, और एक आता है निरीक्षण का, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। कितने हो गए, 6 प्रकार का पर्यवेक्षण, 6 देखिए। बटकी ने 5 बताए थे, उसमें ये शामिल नहीं था, बाकी थे 5, लेकिन जितने भी हैं मुझे तो सारी पढ़ाने थे यहाँ। बटकी ने कितने बताए थे, 5 वर्गीकरण किया था, इसका 5 प्रकार बताए थे, लिखा दूंगा मैं ये सारी चीजें, क्योंकि इनकी तो डिटेल लिखवानी पड़ेगी, एग्जाम में अच्छे सवाल बनते हैं, पहले समझेंगे फिर उसके बाद लिख लेंगे इनके बारे में, पहले उतार लो आप, वर्गीकरण कर लो, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद आता है निरीक्षण, और फिर आता है नियंत्रण, फिर वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और रचनात्मक। अधिकारी जब जांच करने आता है तो उसका अलग अलग भूमिका में आता है, उसका नजरिया अलग अलग होता है, देखो क्या देखा हमने, भूमिका या दृष्टिकोण, उसका क्या नजरिया है, क्या जांच करने आया है वो, इस आधार पर इनको क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर नजरिया डराने धमकाने का है तो कौन सा होगा इनमें से, वेरी गुड, देखो निरीक्षण का पहले बताया, कमियां निकालने के लिए आया है अधिकारी, तो कौन सा होगा इनमें से, निरीक्षण होगा, कमियां निकालना क्या है, निरीक्षण, डराना धमकाना, निरीक्षण, और उसके बाद देखिए अधिनायक और सर्वे सर्वा बनकर आता है तो निरीक्षण, सारा किसमें आता है, निरीक्षण में आता है। अगर देखिए व्यक्ति के अंदर जो गुण विशेष होता है उसकी पहचान कर उसको बढ़ावा देना है, तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, चित्र भी बनाया कर, रचनात्मक का, यानी गुण विशेष को क्या देना, बढ़ावा देना। और देखिए इसके अंदर दंड और पुरस्कार के आधार पर नियंत्रित करना, दंड और पुरस्कार के आधार पर नियंत्रित करना, यानी अच्छा काम किया है पुरस्कार दे दो, खराब काम किया है दंड मिलेगा तुम्हें, ये शैली किसकी होती है, अपने आप ही पहचान रहे हो आप, देखिए मिलजुल कर सहयोग की भावना से काम करना, विश्वसनीय वैधता क्रमबद्धता के आधार पर कार्य करवाना, सारे तो आगे पर्यवेक्षण आप भी पहचान रहे हो, क्योंकि यहाँ आप बस ये ध्यान रखो जो पर्यवेक्षण करने आ रहा है उसका नजरिया क्या है, उसका नजरिया यानी दृष्टिकोण क्या है, अर्थात वो किस भूमिका में आ रहा है, लिख लो देख करके, क्लिनिकल लिखो सबसे पहले। अच्छा ये क्लिनिकल में लिखो, ऐसे लिखो, बटकी ने, पहले सवाल लिख लो, बटकी ने पर्यवेक्षण को 5 भागों में वर्गीकृत किया, 5 कौन कौन से हैं, क्लिनिकल को छोड़कर सारे हैं इनके, क्लिनिकल को छोड़कर सारे हैं, तो क्लिनिकल को लास्ट में लिख लेंगे, जो बटकी ने किया वो 5 लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 निरीक्षणात्मक, बटकी ने 5 भागों में विभाजित किया, या 5 प्रकार बताए। नंबर 1 लिखो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण लिखो इसमें कैसे, इसे संशोधनात्मक पर्यवेक्षण भी कहते हैं, करेक्टिव, इसे संशोधनात्मक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। ये आधुनिक पर्यवेक्षण नहीं है, पुराने धमकाने का काम तो था ही नहीं पर्यवेक्षक का, क्या देखिए निरीक्षण होता ही नहीं है इसमें, क्या होता है इसमें, सुधारात्मक सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है, तो लिखो परंपरागत, दूसरी लाइन में लिखो परंपरागत पर्यवेक्षण भी कहते हैं, परंपरागत पर्यवेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि यह विषय आधारित होता है, विषय आधारित होता है, इसका मतलब जो नियम जो चीज बता रखी है उनकी पालना देखा, पालना हुई या नहीं। और देखो अगली लाइन लिखो पैराग्राफ बदलकर, अगली लाइन में लिखिए आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं, आधिकारिक पर्यवेक्षण या अधिनायक जिसको हम कहते हैं, डिक्टेटर सर्वे सर्वा, आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, क्योंकि पर्यवेक्षक अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है,
ये तो हो गए निकनेम इसके एक तरह से। पहला क्या बताया था मैंने? संशोधनात्मक, दूसरा परंपरागत, तीसरा आधिकारिक। अब लिखो इसके बाद पैराग्राफ बदल के लिखिए इसमें। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य त्रुटि या कमियों को निकालना। त्रुटि या कमियों को निकालना। त्रुटि या कमियों को निकालना। तो पर्यवेक्षक का नजरिया कैसा होगा? नकारात्मक या सकारात्मक? तो ब्रैकेट में लिख लो नकारात्मक दृष्टिकोण। ये तो पढ़ रहे हैं हम, भूमिका कैसी है, दृष्टिकोण कैसा है? नकारात्मक। ब्रैकेट में लिखो नकारात्मक दृष्टिकोण। पैराग्राफ बदल के लिखो। इसमें नियम निर्देश व शर्तों की पालना पर जोर दिया जाता है। नियम निर्देश व शर्तों की पालना पर जोर दिया जाता है। निरीक्षण में भी क्या होता है? नियमों की पालना हुई या नहीं हुई, वो लीक पे जो होती है उस लीक को पिटता है अधिकारी। ये भी देखिए निरीक्षण नहीं तो है ये। जो नियम शर्तें कानून ने बनाई है, सरकार ने बनाई है, क्या शिक्षक उनकी पालना कर रहा है या नहीं, ये जांच करता है। अगर उनमें से कोई नियम तोड़ दिया तो कमी होगी, उसको ढूंढ लेता है और उसके बारे में उनको बताता है तुमने काम गलत किया, सरकार के आदेशों के अनुसार नहीं किया। दूसरा पर्यवेक्षण को नियंत्रणात्मक, कंट्रोल्ड सुपरविजन। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, कंट्रोल्ड सुपरविजन। लिख लो इसमें एक लाइन। दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से, दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से, दंड एवं पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण किया तो देखिए ये इस अधिकारी का दृष्टिकोण कैसा होगा? सकारात्मक या नकारात्मक या दोनों? देखिए सुधारात्मक ज्यादा है, नकारात्मक कम होता है अपेक्षा। क्यों? अगर नकारात्मक हो गया तो ये हो गया, ये कमियां नहीं निकालता है। जो इसकी जो कमियां है उसको दंड के माध्यम से बताता है कि आपको ये दंड मिलेगा, नहीं तो कर दो इस काम को। फिर भी सुधार करवाता है, दंड नहीं देता इसमें। देखो इसका दृष्टिकोण सुधारात्मक अधिक होता है। इसका दृष्टिकोण सुधारात्मक अधिक होता है। सुधारात्मक अधिक होता है अर्थात कठिनाइयों के निवारण में सहयोग करना होता। अर्थात कठिनाइयों के निवारण में सहयोग करना, निवारण में सहयोग करना। तीसरा कौन सा अपना? वैज्ञानिक, साइंटिफिक सुपरविजन। लिखा ना? लिखो इसमें लाइन। क्रमबद्धता, वैधता व विश्वसनीयता पर आधारित पर्यवेक्षण, पर आधारित पर्यवेक्षण। इसमें देखिए जो मूल रूप से जो पर्यवेक्षक आता है उसका नजरिया इन चीजों पर होता है। वो ये ढूंढता है ये है या नहीं, यानी कार्य क्रमबद्ध रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है जैसा चाहते हैं। दूसरा वैध है या नहीं है या विश्वसनीय। तो बताओ वैधता इंग्लिश में कहते हैं वैलिडिटी। क्या होती है वैधता? वैधता मोबाइल पे सुनते होंगे आप, आपकी वैधता समाप्त होने जा रही है, सुनते हैं नहीं? तो आपकी थोड़ी हो रही है, कैसे हाँ लेते हैं जबकि जब तो आपकी वैधता थोड़ी, वो तो डेटा की वैधता बताता है और फिर भी हाँ बोले। क्या है वैधता? वैधता क्या है? अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर बताना। कक्षा 10वीं का एक पेपर बनाया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं उसमें, लेकिन हुआ क्या लिफाफों में पैक करते समय वो पैक हो गया 9वीं क्लास में और वो पेपर पहुंच जाता है 9th क्लास में और 9वीं के बच्चों के पास पेपर जाता है। तो देखिए उन बच्चों के पास जाने पर वो बच्चे कहते हैं ये पेपर तो हमारा नहीं है। ये तो कहने सकते हैं कि पेपर गलत है, पेपर तो बिल्कुल सही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। बट जिस उद्देश्य के लिए उस पेपर को बनाया था उस उद्देश्य के लिए पूर्ति नहीं कर रहा है। उद्देश्य क्या था? कक्षा 10वीं का आकलन करना या मूल्यांकन करना, लेकिन हम आकलन किसका करने लगे? 9वीं का। पेपर गलत थोड़ी है, पेपर गलत नहीं है लेकिन उद्देश्य गलत हो गया। तो देखिए इसका वैधता का संबंध होता है हमेशा उद्देश्य से। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो चीज बनाई जाए वो वैध, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है तो वो अवैध। ये होती है वैधता। दूसरा आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसको कहते हैं? आप बड़े विश्वसनीय हैं, एक दूसरे को कहते हैं ना, अरे मिस्टर रिलायबल है ये। क्रिकेट में भी कहा जाता है खिलाड़ी को मिस्टर रिलायबल। एक कोई नाम है भारतीय, एक मात्र क्रिकेटर को कहा जाता है मिस्टर रिलायबल, राहुल द्रविड़। क्यों? परिणामों की पुनरावृत्ति। जहां बार बार देखिए प्रयोग करो, परिणामों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, वो चीज क्या होगी? विश्वसनीय होगी। वो चीज क्या होगी? इसलिए राहुल द्रविड़ जब बैटिंग ऑर्डर पे आता था तो ये होता था जीरो पे तो नहीं आएगा, इस रन तो बना के आया था, 2 रन बना पूरे दिन भी खड़ा रह सकता है, 1 रन बना कर भी। ये था विश्वसनीय बल्लेबाज, आज तक कोई नहीं हुआ उसका जैसा विश्वसनीय बल्लेबाज, इसलिए उसको उपमा दी गई है मिस्टर रिलायबल। तो विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? परिणामों की पुनरावृत्ति। तो देखिए ये तीन चीजों को जो अपनाया जाता है, पर्यवेक्षक का नजरिया होता है इन तीन चीजों को ढूंढना, तो वो पर्यवेक्षण कैसा कहलाएगा। लेकिन अय्यर साहब से पहले एक चीज और है इसमें, ये किस पर आधारित है? टेक्नोलॉजी पर भी आधारित है। विज्ञान में किसको अपनाया जाता है? तकनीकी। बहुत सारे टूल्स काम में लेते हैं हम यहाँ। टूल्स का मतलब जो पर्यवेक्षण होता है, देखिए जैसे कैमरा लगा रखा है, अब कैमरे के अंदर सारी चीज रिकॉर्डिंग होगी, अधिकारी घर पे बैठ के भी देख सकता है, आराम से बारीकी से भी देख सकता है उस चीज को। ये क्या है? वैज्ञानिकता। क्योंकि कक्षा कक्षा में व्यवहार बदल जाता है, लोग तुरंत सुधर जाते हैं, लेकिन कैमरे में तो वास्तविकता आई नहीं आई। तो वहां पर देखिए कैमरों के माध्यम से क्या कर सकता है? परीक्षण कर सकता है। और ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं? जिनमें विभिन्न प्रकार के टूल्स को काम में लिया जाता है, वो कौन सा परीक्षण है? वैज्ञानिक। अभी विद्वान साउथ इंडियन जिनका नाम था अय्यर, उन्होंने इसके 4 तत्व बताए। देखिए विज्ञान में सबसे पहले का प्लानिंग होनी चाहिए, योजना, और अंत में का उसका होना चाहिए मूल्यांकन। पहला प्लान और दूसरा ना अंतिम मूल्यांकन उसका। 2 चीजें इन्होंने बताई, उसमें क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता और एक लचीलापन। ये पूछा जा सकता है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को अय्यर के अनुसार कौन कौन से तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में से सवाल पूछे जाते हैं। पहला योजना, आखिरी मूल्यांकन, बीच में क्या है? वस्तुनिष्ठता और लचीलापन। लिखो इसमें। ये तो लिखिए साइड क्रमबद्धता, वैधता में विश्वसनीयता पर आधारित होता है या आधारित पर्यवेक्षण। दूसरी लाइन लिखो। वैज्ञानिक तकनीकी उपकरणों के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण किया जाता है जैसे कंप्यूटर सीसीटीवी, जैसे कंप्यूटर सीसीटीवी। तो लिखो अय्यर के अनुसार 4 आधार स्तंभ। अय्यर के अनुसार 4 आधार स्तंभ। आधार स्तंभ किसके अनुसार? अय्यर। एक तो क्या बताया मैंने? नियोजन। अंतिम क्या बताया? मूल्यांकन। एक क्या बताया? वस्तुनिष्ठता और एक लचीलापन। नहीं सीक्वेंस नहीं थी, कुछ भी याद करने थे इनको, सीक्वेंस नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए नियोजन तो सबसे किसमें आता है? प्रारंभ में। मूल्यांकन क्या करते हैं? सबसे लास्ट चीज होती है इवोल्यूशन करना। अब देखिए ऐसे सीधा सीधा डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने पर ज्यादा स्थायी होती है चीजें, इसलिए मैं हर बार सिंपल से सिंपल चीज को भी ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि एक व्यू बने। और सीधी सीधी लाइनें लिखते हैं ना, वो बहुत कम याद रहती है हमें, ध्यान भी कम रहती है, और भी चित्र ध्यान रह जाता है, और वहां तो हमें पहचानने का होता है, ऑप्शन लिखे हुए आते हैं।
देखो इसके बाद भी अगला कौन सा आता है? लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। लोकतांत्रिक, हाँ जी, वस्तुनिष्ठा और ये दोनों अलग चीजें। लचीलापन का मतलब होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठा देखिए जैसे एक इसको अलग मूल्यांकन की दृष्टि से हम अलग परिभाषित करते हैं, बारीकी से बारीकी चीज को शामिल किया जाए। जैसे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली होती है, इसमें क्या करते हैं, बाल की खाल निकाल के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं हम, जिसका एक ही उत्तर होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। लिखो लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, यह आधुनिक दर्शन पर आधारित है, यह आधुनिक दर्शन पर आधारित है और इसे सबसे अच्छा पर्यवेक्षण माना जाता है। आधुनिक दर्शन पर आधारित है और इसे सबसे अच्छा पर्यवेक्षण माना जाता है। सबसे अच्छा पर्यवेक्षण माना जाता है क्योंकि इसमें शिक्षक को आदर और सम्मान मिलता है, क्योंकि इसमें शिक्षक को आदर और सम्मान मिलता है। इस पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य, इस पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक, इस पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास करना है, विकास करना है। लास्ट लिखो अपना कौन सा बचा? रचनात्मक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण। देखिए ये पर्यवेक्षण करने वाला जो अधिकारी आता है उसका नजरिया क्या होता है? इसमें नजरिया होता है शिक्षक के किसी एक गुण की पहचान करना और उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना। लेकिन ये उल्टा करता था, ये वाला देखिए, उसको एडजस्टमेंट देता था, लेकिन ये क्या करेगा? रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। तो लिखो इसमें शिक्षक के एक मौलिक गुण को पहचान कर, शिक्षक के एक मौलिक गुण को पहचान कर, शिक्षक के एक मौलिक गुण को पहचान कर उसके विकास के लिए प्रोत्साहित करना, विकास के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। पहला बदल के लिखिए इस पर्यवेक्षण से, इस पर्यवेक्षण से शिक्षकों में रचनात्मक कार्यों के प्रति, रचनात्मक कार्यों के प्रति, रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। अब लास्ट कौन सा बच गया? क्लिनिकल। इसमें पता क्या, एक कक्षा को क्लिनिक समझा जाता है, एक कक्षा को क्या समझा जाता है? एक क्लिनिक समझा जाता है। जैसे एक क्लिनिक में जिस तरह से उपचार किया जाता है, वैसे यहां पर देखिए कारणों का पता लगाना और उन कारणों का क्या करना, उपचार करना, और उसी को हम कहते हैं क्लिनिकल पर्यवेक्षण। तो लिखो आप इसमें कक्षा कक्ष को एक क्लिनिक मानकर, कक्षा कक्ष को एक क्लिनिक मानकर पर्यवेक्षण करना, मानकर पर्यवेक्षण करना। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में तीन कार्य किए जाते हैं, इस प्रकार के पर्यवेक्षण में तीन कार्य किए जाते हैं, जैसे शैक्षिक नियोजन यानी प्लानिंग बनाना, क्रियान्विति और अंत में क्या करते हैं? मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। शैक्षिक नियोजन, क्रियान्विति और मूल्यांकन करना। कक्षा कक्ष में तीन चीजों में बांट किया जाता है ये पर्यवेक्षण, प्लानिंग, क्रियान्विति और मूल्यांकन। एक लाइन और लिखिए, यह पर्यवेक्षण उद्देश्य आधारित होता है, किसी न किसी टास्क को लेकर किया जाता है। यह पर्यवेक्षण उद्देश्य आधारित होता है, उद्देश्य आधारित होता है। तो ये तो थे हमारे भूमिका या दृष्टिकोण के आधार पर सीधी सी बातें, जैसा नजरिया वैसा पर्यवेक्षण। अंत में देखिए आजकल जो अपने स्कूलों में या इनमें पर्यवेक्षण जो होता है या निरीक्षण होता है उसकी दो विधियां काम आती हैं अपने यहाँ। तो अंत में लिखो पर्यवेक्षण की विधियां, पर्यवेक्षण की विधियां। कौन कौन से मेथड हैं? दो मेथड है देखिए अपने यहाँ पर्यवेक्षण करने के। तो कौन कौन से हैं? एक आंतरिक विधि, एक बाह्य विधि। आंतरिक विधि और एक को हम कहते हैं बाह्य विधि। कितनी विधि होती है? दो, आंतरिक विधि और बाह्य विधि। आंतरिक विधि क्या होती है? जैसे स्कूल है, स्कूल का अधिकारी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल द्वारा अपने ही स्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों की जांच करना आंतरिक। कि कक्षा में प्रिंसिपल साहब पीछे आके बैठ जाएंगे और जांच करेंगे, आप पढ़ाइए। या देखिए परीक्षा प्रभारी के पास जाएंगे, लाओ दिखाओ तुम्हारे को। बाबूजी के पास जाएंगे, दिखाओ तुम्हारे दस्तावेज सारे। कंप्यूटर लैब वाले के पास जाएंगे, दिखाओ तुम्हारे कंप्यूटर कितने कंप्यूटर तो ले रहे हैं उठा के कोई से। खराब है तो कितने हैं, आपने कितनी बार सूचना दी, चल रहा है या नहीं, कहीं उनमें से करंट वायर नहीं कर रखा आपने बीच में। ये जांच होती है। तभी तो लोग सरकारी चीज को अपने घर नहीं लाते हैं, पता नहीं कब अधिकारी का मन कर जाए जांच करने का, कभी भी जांच कर सकता है। ऐसी जांच को क्या कहते हैं हम? आंतरिक। आंतरिक का मतलब कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने ही कार्यालय की जांच करना। तो लिखो इसमें कार्यालय अध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा अपनी संस्था के विभागों की जांच करना। तो बाह्य क्या होगा भाई? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल की जांच करना। बाह्य पर्यवेक्षकों द्वारा संस्था की जांच करना, बाह्य पर्यवेक्षकों द्वारा किसी संस्था की जांच करना, जांच करना, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल की जांच। और यहां उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल की जांच, प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल की जांच, प्राचार्य द्वारा अपनी स्कूल की जांच। अब देखिए ये जांच दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। ये जांच कितने प्रकार की होती है? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है पहले कहकर आए, 4 दिन बाद में आपकी जांच करूंगा। और औपचारिक को देखिए हम क्या कहते हैं? पूर्व सूचना, पूर्व सूचना या सूचित, सूचित करके आए। और अनौपचारिक बिना बताए आधमके कभी भी, असूचित या सडन, आकस्मिक। ये देखिए
और जिला शिक्षा अधिकारी को कभी बता के नहीं आता, बिना बताए आता है, सडन आता है, जब मन करता है तब इस स्कूल की जांच करनी है, उसी की जांच कर लेते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पर्यवेक्षण की दो विधियां होगी, एक औपचारिक विधि और एक अनौपचारिक विधि। लिख लेना चाहिए विधि, और ये भी क्या है, मेथड। अगर अकेला आता है अधिकारी तब तो क्या है, व्यक्तिगत, और यदि बहुत सारे साथियों को साथ लाता है तो पैनल। तो ये चीजें समझ में भी आई होगी कि व्यक्तिगत और पैनल, औपचारिक और अनौपचारिक, या सूचित या असूचित, ऐसे जांच होती है। और इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं था, इससे भी छोटा और सरल टॉपिक एक और है इसके बाद, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आईपी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अच्छा वैसे पूछा, पर्यवेक्षण अच्छा है या नहीं है? निरीक्षण की तुलना में तो अच्छा है, कार्य को सुव्यवस्थित करवाने के लिए, लेकिन कई बार देखिए पर्यवेक्षण से भी काम नहीं चलता, इंस्पेक्शन से डर और भय भी पैदा करना पड़ता है। तो देखिए दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में तो किसको सही बताया गया है, पर्यवेक्षण को, और ब्रिटिश पद्धति में किसको सही बताया गया था,